हेलो फ्रेंड्स, अब हम दूसरी वीडियो के साथ हैं आईपीसी के। पहली वीडियो हम कर चुके हैं, उसमें हमने 4 चैप्टर किए हैं धारा 106 तक। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने बीच में रोक दी और ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ अभी, क्योंकि एक वीडियो को देखते देखते लगातार बोरिंग हो जाता है चैप्टर। ये है हमारा चैप्टर नंबर 5। ठीक है, दुष्प्रेरण। ठीक है ना, दुष्प्रेरण। अभी कईयों को समझ में नहीं आ रहा होगा दुष्प्रेरण क्या होता है। दुष्प्रेरण होता है किसी को बुरी प्रेरणा देना और उसको कोई अपराध करने के लिए उकसाना। ठीक है ना, मतलब आप इसको सीधी सीधी भाषा में उकसाना समझ सकते हो, लेकिन उकसाना वर्ड आपको शायद ना मिले। ठीक है ना, टेक्निकल वर्ड चलते हैं इसमें। टेक्निकल वर्ड इसका क्या रहेगा? दुष्प्रेरण ही रहेगा। अभी इसमें 2 चीज़ें देखो आप। सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 है ये, और उसमें धारा 107 से 120 तक रहेंगी। ये मैंने आपको पहले बताया था, पहली वीडियो में आप देख लेना, चेक कर लेना इसको। और दुष्प्रेरण में क्या होता है कि एक तो होता है दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण। एक होता है दुष्प्रेरक और एक होता है दुष्प्रेरित। दुष्प्रेरण तो क्या हो गया आपका? उकसाना। ठीक है ना, उकसाना। दुष्प्रेरक जो उकसाता है। ठीक है ना, यानी कि इसको हम दोषी मान सकते हैं। ठीक है, दोषी। और ये होता है एक दुष्प्रेरित, जिसको उकसाया गया। ठीक है ना, जिसको उकसाया गया। या जिसने उकसाया। ठीक है, तो ये 107 से लेकर 120 तक इसी बारे में चलेंगे। पहली वीडियो में आपको बताना भूल गया था, जैसे आपको ये अगर धाराएं लगातार याद नहीं हो रही है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबसे पहले चैप्टर्स याद करो कि पहले चैप्टर में क्या है। पहले चैप्टर में क्या है जी? प्रस्तावना आपकी। ठीक है ना, पहले चैप्टर में प्रस्तावना है। सेकंड चैप्टर में क्या है? सेकंड चैप्टर में है क्या? परिभाषाएं। थर्ड चैप्टर में क्या है? दंड। और फोर्थ चैप्टर में क्या है? अपवाद। ठीक है, इसमें धाराएं कहां से कहां तक है? 1 से 5 तक, 6 से 52 का है, 53 से 75 और 76 से 106। ये धाराएं हैं। अब इनमें से क्वेश्चन बीच में से कोई भी धारा उठा लेगा, उसकी या तो एक्सप्लेनेशन देगा, ठीक है, या उसमें दंड के बारे में बताएगा, किसी में अपवाद के बारे में बताएगा। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि पहले में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में दंड है, चौथे में अपवाद है। तो आप उससे पता लगा लोगे कि भाई जैसे ऑप्शन मान लो कुछ भी दे रखा है उसमें, ऑप्शन दे रखा है, जैसे धारा दे रखी है, धारा 15, 21, 37, 58। ठीक है, 4 ऑप्शन लगा लिए कुछ भी हमने। इसके अलावा आप जैसे ये तो 1 3 से आ गए ना, कोई और 2 लगा लो, एग्जाम्पल कोई और ले लो। ये हो गया 18। ठीक है, ये 58 होगी। ठीक है, इसमें 77 होगी, और एक मान लो 307 दे रखी है। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये तो हमारी इसके बीच में सारे, ये तो दंड से रिलेटेड तो ये है। ठीक है, अगर अपवाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है तो अपवाद से रिलेटेड इसमें आएगा, ये ऑप्शन होगा फिर आपका। अगर आपको सजा झगड़ा वगैरह की कोई आएगी तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, 18 कहाँ से कहाँ तक थी? ये इसमें परिभाषा थी, इसमें परिभाषा है, ये भारत की परिभाषा होती है जैसे, तो आपको ये पता लग जाएगा। तो आपने सबसे पहले जो भी अध्याय हैं आपके, उनकी क्या रखना है? उनका नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, 23 अध्याय हैं आपके, तो आपको आराम से पता लग जाएगा कि ये आपका आंसर क्या होगा। इस तरीके से याद करोगे ना, तो थोड़ा सा क्या होगा कि 2-3 ऑप्शन कुछ भी होंगे जो निकल जाएंगे, एक ऑप्शन आपका बच जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। दूसरा आपका क्या कि मोटी मोटी धाराएं जो आपको ये पता लगता है कि भाई हाँ इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, वो आप याद कर लो। ठीक है ना,
तो सबसे पहले इसमें क्या है, 107 में क्या है जिसकी दुष्प्रेरण की परिभाषा है, दुष्प्रेरण की परिभाषा। फिर उसके बाद क्या है 108 में क्या है दुष्प्रेरक की परिभाषा, ठीक है। 107 में दुष्प्रेरण की, 108 में दुष्प्रेरक की। दुष्प्रेरण उकसाना, दुष्प्रेरक जो उकसाता है, ठीक है ना। उसके बाद आ गई आपकी 109, इसकी सजा आ गई अब, ठीक है ना। दुष्प्रेरण की सजा किसके बराबर होगी, अपराध के बराबर, अपराध के बराबर की सजा होगी, ठीक है। अपराध के बराबर की सजा का मतलब क्या होगा कि जो अपराध की सजा होगी वही सजा मिलेगी जिसने किसी को अगर उकसाया है तो, ठीक है। कोई किसी को उकसा देता है और उससे क्या करवा देता है, किसी का सिर फड़वा देता है, हड्डी तोड़वा देता है, कोई दांत तोड़वा देता है, उसको मार देता है, तो उसकी सजा क्या मिलेगी, 109 के अकॉर्डिंग मिलेगी उसको, 109 धारा लगेगी उसके ऊपर। और कितनी सजा मिलेगी, जो अपराध उसने किसी से करवाया वही सजा उसको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है 110 में क्या है कि अगर दुष्प्रेरित यदि दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न कार्य करे तो सजा किसको मिलेगी, दुष्प्रेरक को मिलेगी, ठीक है ना। तो दुष्प्रेरक उसी सजा का क्या हो जाएगा, हकदार हो जाएगा। हर जगह आप देख लेना दुष्प्रेरक को ही सजा मिलेगी इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हर जगह पर किसको मिलेगी, दुष्प्रेरक को। 108 वाले को सजा मिलेगी क्योंकि वो दूसरे को उकसा रहा है। और कौन सी सजा मिलेगी, जिस सजा जो अपराध उसने किया है या वो करने वाला था, तो उसी सजा का क्या होगा, वो हकदार होगा। उसने जिस चीज के लिए उसको उकसाया, अगर उससे अलग कार्य भी कर दिया तो भी क्या होगा, सजा का हकदार होगा। 111 में क्या है, यही है सेम बिल्कुल। दुष्प्रेरित यदि दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न कार्य करे तो दुष्प्रेरक का दायित्व है, ये दुष्प्रेरक का दायित्व, ठीक है ना। दुष्प्रेरित यदि दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न कार्य करे तो दुष्प्रेरक का दायित्व होगा। ये कौन बतलाता है हमें, धारा 111 के अंदर क्या है, दुष्प्रेरक यदि दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न कार्य करे तो दुष्प्रेरक का दायित्व होगा। अब देखो इसमें दुष्प्रेरक है, जो दुष्प्रेरक दो सजा मिलेंगी उसको। सबसे पहली तो किस चीज की मिलेंगी, दुष्प्रेरण की, ठीक है, दुष्प्रेरण की। और दूसरी क्या मिलेगी, अपराध की। ठीक है ना। दुष्प्रेरण व जो अपराध हुआ है उन दोनों की सजा का हकदार होगा। कौन होगा, दुष्प्रेरक। बीच में एक दो छोड़ रहा हूँ, सेम सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से करना। इसमें क्या है कि दुष्प्रेरक कोई ऐसा दुष्प्रेरण दे देता है जिसमें क्या है कि मृत्यु या उम्र कैद से दंडनीय अपराध होगा वो, यानी कि वो किसी को मर्डर के लिए उकसा देता है या फिर कुछ ऐसा काम जो कि उम्र कैद से दंडनीय अपराध है उसके लिए उकसा देता है और वो अपराध नहीं घटता, ठीक है ना। दुष्प्रेरित व्यक्ति क्या करता है, वो अपराध नहीं करता तो भी दुष्प्रेरक को 7 साल की सजा मिलेगी। यानी कि हम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, मृत्यु या
उम्र कैद से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न घटे तो 7 साल की सजा होगी। ठीक है, कितने साल की होगी? 7 साल की। यानी कि कोई ऐसा दुष्प्रेरण दे देता हो कि जिसमें मृत्यु या उम्र कैद से दंडनीय अपराध होगा और वो अपराध नहीं घटा तो भी 7 साल की क्या हो जाएगी? उसको सजा हो जाएगी। और इसमें क्या है कि 116 में यानी कि मृत्यु या उम्र कैद वाला है, या मृत्यु या उम्र कैद से दंडनीय अपराध नहीं है, ठीक है, और कोई वैसा अपराध है तो उसमें कितनी सजा मिलेगी? जिस अपराध की वो 1/4 सजा मिलेगी। ठीक है ना, यानी कि उक्त से भिन्न अपराध होगा, भिन्न अपराध न घटे तो सजा। यानी कि मृत्यु या उम्र कैद से दंडनीय अपराध नहीं है, वो कोई वैसा अपराध है, ठीक है ना, तो भी उसकी क्या मिलेगी? 1/4। यानी कि जिसमें मान लो 4 साल की सजा है तो कितनी साल की सजा मिलेगी दुष्प्रेरक को? 1/4 साल की सजा मिलेगी। एक लास्ट और कर लो, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो भी 117 ही है। उसमें है कि जनसाधारण या 10 से ज्यादा व्यक्तियों का दुष्प्रेरण 3 साल तक की कैद होती है उसमें। ठीक है ना, कि जनसाधारण या 10 से ज्यादा व्यक्तियों का दुष्प्रेरण। तो इसमें कितने साल की सजा होती है? 3 साल की सजा। ये सजा भी इंपॉर्टेंट है, ये सजा भी पूछ सकते हैं, वैसे इतना डीपली तो नहीं पूछना चाहिए लेकिन हो सकता है ऐसा भी। तो अभी आप समझ गए हो किस तरीके से आंसर देना है। आपने ये याद रखना है कि चैप्टर नंबर 5 हमारा वो किससे रिलेटेड है? दुष्प्रेरण से। अब आपको इस हर एक धारा के अंदर क्या दिख रहा है? दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण शब्द, दुष्प्रेरित, दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरित, ये दिख रहा है ना। तो इसमें से आपने आंसर कहाँ से देना है? 107 और 120 के अंदर से देना, अगर ये सारी की सारी याद नहीं भी होती है आपको। ठीक है ना, इस तरीके से पहले चैप्टर में से ये जरूर देख लो कि धारा कहाँ से कहाँ तक है। नेक्स्ट आपका अध्याय नंबर 6 और इसके अंदर कहाँ से रहेगी? 121 से लेकर 130 तक। ठीक है, ये धारा रहेंगी इसके अंदर। और इसका नाम क्या है? अध्याय नंबर 6 का राज्य के विरुद्ध अपराध। ठीक है ना, अब देख लेना कि राज्य के विरुद्ध अपराध कैसे होते हैं, क्या होते हैं उनको। अगर उनके अंदर से कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है आपको तो आपने आंसर कहाँ पे लगाना है? 121 से लेकर 130 तक के बीच में लगाना है आंसर अपना। सबसे पहली है 121, भारत के विरुद्ध युद्ध प्रयास या फिर दुष्प्रेरण। भारत के विरुद्ध, ठीक है ना, भारत के विरुद्ध युद्ध, ठीक है ना, या तो युद्ध या उसका प्रयास भी करना, ठीक है ना, या दुष्प्रेरण करना, ठीक है ना, या उसका दुष्प्रेरण करना। इसमें दुष्प्रेरण शब्द आ गया, लेकिन ये क्या है? राज्य के विरुद्ध अपराध है, भारत के विरुद्ध युद्ध का दुष्प्रेरण, कि किसी को उकसाना कि भारत के साथ युद्ध करना या आतंकवाद की ऐसी वो करना, तो सभी किसके अंदर आएंगी? धारा 121 के अंदर आएंगी। 121 का अपराध बन जाएगा वो। और इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका? एक नई अमेंडमेंट थी इसके अंदर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? युद्ध का षड्यंत्र रचना। युद्ध का क्या आ जाएगा? षड्यंत्र। ये 121 क्या के अंदर है? वैसे ये इतना डीपली नहीं पूछेगा। 122 क्या है? युद्ध हेतु आयुध संग्रह। आयुध का मतलब है कि असला एम्यूनिशंस के साथ आप क्या करते हो? संग्रह करते हो, इकट्ठे हो जाते हो युद्ध करने के लिए। तो उसमें क्या लगेगी? 122 लगेगी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है 1 2 3। इसके अंदर क्या है कि युद्ध की परिकल्पना छिपाना।
ठीक है, परिकल्पना छिपाना। युद्ध की परिकल्पना छिपाने का मतलब क्या होगा कि मान लो कुछ लोग थे, इकट्ठे हो गए थे वो, और वो राज्य के विरुद्ध क्या थे, युद्ध करने वाले थे, या फिर ऐसा कुछ काम करने वाले थे जिसमें क्या होता है कि राज्य के विरुद्ध अपराध है वो चीज़, और उसकी आपको कोई जनसाधारण व्यक्ति है उसको पता था कि वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो ऐसी क्या कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रच रखा है या ऐसी घटना को अंजाम देने वाले हैं वो, तो वो उस बात को छिपा लेता है, पुलिस को नहीं बताता, मैजिस्ट्रेट को नहीं बताता, या फिर किसी अन्य ऐसे लोक सेवक को वो नहीं बताता वो बात। तो उसने क्या किया है, ये अपराध किया है 123 धारा का, युद्ध की परिकल्पना को क्या किया, उसने छुपाया है। अब देखो 124, ये भी इंपॉर्टेंट है, कानूनी पावर लेने हेतु राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करना। ठीक है, लेने हेतु किसके ऊपर, राष्ट्रपति पर या राज्यपाल पर हमला करना। ठीक है ना, इसमें क्या है, 7 साल की कैद है, प्लस में जुर्माना भी है, ये इसका दंड है। इसमें क्या क्या है कि धारा 124 में क्या है, कानूनी पावर लेने के लिए राष्ट्रपति पर या फिर राज्यपाल पर हमला करना है, हमला कर देता है अगर कोई, तो उसमें क्या है कि उसको 7 साल की क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, और जुर्माना अलग से होगा। उसके बाद 124 क्या भी है वैसे, ठीक है ना, ये है राजद्रोह। राजद्रोह, इसमें क्या मिलेगी आपको सजा, आपको नहीं मिलेगी, जो राजद्रोह करेगा उसको मिलेगी उम्र कैद से 3 साल तक। ठीक है ना, कितनी भी सुना सकता है वो जज के ऊपर डिपेंड है, प्लस में क्या होगा, जुर्माना भी होगा। ठीक है, तो ये राजद्रोह की है, उम्र कैद 3 साल से लेकर उम्र कैद तक कोई भी सजा सुना सकता है, और उसमें क्या भी होगा, जुर्माना भी होगा। और लास्ट कर लो 130 नंबर। 130 क्या है, युद्धबंदी को छुड़वाना। ठीक है, युद्धबंदी को छुड़ाना या फिर छुड़ाने में सहायता करना या उसको आश्रय देना। ठीक है, इसमें सजा क्या मिलेगी, उम्र कैद या 10 साल की क्या मिलेगी, इसमें सीधी सीधी 10 साल की सजा मिलेगी। युद्धबंदी को छुड़वाना या छुड़ाने में सहायता करना या उसको आश्रय देना। आश्रय का मतलब समझते हो, ठीक है, उसको घर के अंदर रखना, खाने पीने के लिए सामान देना, कपड़ा देना उसको पहनने के लिए, कुछ भी उसकी चीज़ सहायता कर दिया आपने अगर, ठीक है ना, इस तरीके की चीज़, कोई भी उसको खाना भी दे दिया अगर, उसको घर में रख लिया या उसको कहीं छिपा दिया या उसको पहनने के लिए कपड़े दे दिए, मेडिसिन दे दी, दवाई दे दी उसको, तो ये सब के सब किस चीज़ में आते हैं, आश्रय देने के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या है, आपकी उम्र कैद या 10 साल तक की सज़ा इसमें हो जाती है अगर कोई व्यक्ति युद्धबंदी को छुड़वाता है, छुड़ाने में सहायता करता है, उसको आश्रय देता है। नेक्स्ट आपका बिल्कुल छोटा सा है, अध्याय नंबर 7। ठीक है, इसमें कहाँ से कहाँ तक है, 131 से 140 तक है, और इसका नाम क्या है, सेनाओं से संबंधित अपराध। सेनाओं से संबंधित अपराध है इसके अंदर। इसमें मोस्टली वैसे 2 ही वो करेंगे हम, नंबर 1 137 और नंबर 2 है 140, ये करेंगे। पहली क्या है, फौजी भगोड़े को आश्रय देना। ठीक है, दूसरा क्या है, सैनिक की वर्दी धारण करना। सैनिक की वर्दी धारण करना। ठीक है ना, फौजी भगोड़ा क्या होता है कि जो जैसे फौज होती है वहां से कोई फौजी भाग करा जाता है और कोई उसको छिपा लेता है, उसके पास क्या होती है कि फौज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, उसका मिसयूज किया जा सकता है। इसके लिए ये उसके ऊपर पाबंदी होती है कि वो फौज को ऐसे ही छोड़कर नहीं भाग सकता,
ठीक है ना, या तो उसको अपना त्याग पत्र दे के आएगा, या फिर छुट्टी है तो छुट्टी लेकर आएगा। ऐसे नहीं कि बिना बताए वहाँ से भाग गया, भाई मैं मुझे नहीं नौकरी करनी, तो उसमें त्याग पत्र क्या होता है, जरूरी होता है। तो ऐसे भागे हुए फौजी को आश्रय देना, ये भी क्या होता है 136 धारा नंबर 136 के अकॉर्डिंग अपराध है आईपीसी की। और इसमें क्या होता है कि 2 साल तक की 2 साल प्लस में जुर्माना, 2 साल की कैद और जुर्माना, इसे दंडनीय अपराध है ये। और इसके अंदर सैनिक की वर्दी धारण करना, इसमें क्या है कि 3 माह प्लस में 500 रुपये का जुर्माना इसके अंदर लग सकता है। 3 माह की शायद कैद हो सकती है और 500 रुपये जुर्माना हो सकता है। सैनिक की वर्दी धारण करना, लेकिन आप बोलोगे कि सैनिक की वर्दी जैसे फिल्म स्टार होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी नाटक होते हैं आपके, इनके अंदर लोग धारण कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिक ये होता है कि उसका जो आशय है, ठीक है ना, वो गलत नहीं होना चाहिए। आप सैनिक की वर्दी डाल सकते हो, लेकिन आपका आशय क्या होता है कि गलत नहीं होना चाहिए। आप इसके अलावा आप उस वर्दी को नहीं डाल सकते, ठीक है ना। अगर आप उसको मिसयूज करने के लिए डाल रहे हो ना, तो आप वर्दी को ऐसे डाल नहीं सकते, फिर आपको फौज में ही भर्ती होना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका अध्याय नंबर 8, ये आपका किससे संबंधित है, लोक शांति से संबंधित है आपका, ठीक है। लोक शांति इधर से आएगी मात्रा, लोक शांति से संबंधित। और 141 से 160 तक की क्या इसमें धाराएं हैं आपकी। सबसे पहले 141 क्या है आपका, विधि विरुद्ध जमाव। 142 क्या होता है आपका, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। और 143 में क्या है, इसका दंड है, ठीक है ना, क्या इसका उक्त का दंड जो क्या होगा आपका 6 माह प्लस में जुर्माना। विधि विरुद्ध जमाव का क्या मतलब है, विधि विरुद्ध जमाव का मतलब ये है कि विधि नहीं है, विधि विरुद्ध जमाव का मतलब यही है कि कानून के विरुद्ध जमाव करना, कि कानून ने उसकी मंजूरी नहीं दे रखी, फिर भी वहां पे लोग इकट्ठा हो गए, उसका 142 में क्या, उसका सदस्य होना, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। और 143 में क्या है, इसका दंड। हमेशा ये देखना कि अपराध पहले होगा और उसके बाद उसका क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। आईपीसी के अंदर यही है। फिर 144 है, 144 में क्या है, घातक हथियार के साथ, घातक हथियार के साथ विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होना, उसमें क्या 2 साल प्लस में जुर्माना है। वैसे ये मुश्किल ही पूछेगा कि कितने साल की सजा होती है, कितने साल का, कितने रुपए का जुर्माना होता है। नेक्स्ट आपका 145, विधि विरुद्ध जमाव अगर हो जाता है कहीं पे, तो उसको आदेश दे दिए जाते हैं कि आप यहां से हट जाओ, ठीक है ना। किस चीज का आदेश दिया जाता है, बिखरने का, कि यहां से तितर बितर हो जाओ, यहां से चले जाओ। बिखरने के आदेश के बाद बने रहना, ठीक है ना। 146 में क्या है कि आपकी बलुआ की परिभाषा है। बलुआ की परिभाषा, बलुआ किसको बोलते हैं जी, बलुआ राइट को बोलते हैं, राइटिंग करना, ठीक है ना, राइट, दंगे फसाद, ठीक है ना, दंगे फसाद को बलुआ बोल देते हैं। अब इसमें दंगे फसाद नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना, दंगे फसाद का वर्णन नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन पेपर के अंदर। अगर हो भी सकता है तो वो आपको समझ में आ जाएगा दंगे फसाद, लेकिन ये टेक्निकल शब्द है इसका, पुलिस का। इसमें क्या आता है, बलुआ। बलुआ किसको बोलते हैं,
कि लोग इकट्ठे हो गए, यही है विधि विरुद्ध जमाव, इकट्ठे हो गए, लेकिन उनका सामान्य उद्देश्य था इसलिए वो इकट्ठे हो गए, हथियारों के साथ हो गए या वैसे भी हो गए, तो उसमें क्या आ जाएगा, वो बलवा आ जाएगा। बलवा की सजा क्या होगी, 147 में आ जाएगी सजा 2 साल की कैद, ठीक है, और जुर्माना। बलवा की सजा आ जाएगी इसमें 2 साल प्लस जुर्माना। देखो दोबारा देख लो एक बार, 141 में क्या है, विधि विरुद्ध जमाव है। 142 का क्या है, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। 143 में क्या है, विधि विरुद्ध जमाव का दंड है 6 माह प्लस जुर्माना। धारा 144 आपने सुनी होगी कई बार, ठीक है ना, धारा 144 अक्सर लगती रहती है। तो इसमें क्या होता है, घातक हथियार के साथ शामिल होना विधि विरुद्ध जमाव में। 144 इसीलिए बोलते हैं इसको कि आपने पढ़ रखा होगा कि सुना भी होगा कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे नहीं होंगे, तो ये वही चीज़ है, ठीक है ना। उसमें क्या किया, हथियार के साथ शामिल होना, उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, 2 साल इसमें जुर्माना। 146 बिखरने का आदेश के बाद भी वहीं पे पड़े रहना, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट होता है या फिर पुलिस के उच्च अधिकारी उनको आदेश देते हैं कि यहाँ से चले जाओ, ये आपका जमाव है जो कानूनी नहीं है, कानून के खिलाफ है, तो भी अगर वहाँ पे खड़े रहते हैं लोग तो 145 की सजा के हकदार होंगे। 146 बलवा की परिभाषा, बलवा बता दिया था मैंने आपको, राइट को बोलते हैं, राइट के साथ यहीं पे जाते हैं, उसको बलवा बोलते हैं। 147 में क्या है, बलवा की सजा है, और सेम चलता रहेगा ये। 148 में क्या होगा, घातक हथियार के साथ क्या होगा, बलवा में शामिल होना। घातक हथियार के साथ बलवा में शामिल होना, इसमें आपकी सजा 1 साल बढ़ गई प्लस में जुर्माना हो गया, ठीक है ना। विधि विरुद्ध जमाव में और इसमें बलवा में थोड़ा सा ही फर्क है, इनका उद्देश्य क्या होता है, सेम होता है सभी का, और ये दंगे फसाद को जन्म देते हैं। ये वैसे इकट्ठे हो रखे हैं एक जगह पे खड़े हैं, जैसे भी किसानों का वो चल रहा है, इसमें क्या होता है कि ये विधि विरुद्ध जमाव है, ठीक है, सरकार ने इनको परमिशन नहीं दे रखी, लेकिन इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या है कि उसको वैसे वो इस सजा का हकदार है, लेकिन और बलवा में क्या होगा कि दंगे फसाद अगर वो करने लग जाएं, कोई भी जैसे लोग इकट्ठे हो गए और वो दंगे फसाद करने लग जाए, तो वो इस सजा के हकदार होंगे। नेक्स्ट आपका 152 लोक सेवक से संबंधित है। लोक सेवक पर बलवा दबाते समय हमला करना, बलवा दबाते समय हमला करना, ये क्या आपका धारा 152 है। और नेक्स्ट तो वैसे बलवा से रिलेटेड ही, उसमें क्या है कि धर्मजाति वगैरह है। लास्ट ये देख लो आप 159, ठीक है, ये 159 क्या है, हंगामा, हंगामा की परिभाषा। और 160 क्या है, हंगामा की सजा 1 माह प्लस में जुर्माना, ठीक है। वैसे इसके अंदर अगर आप बीच वाले जो मैंने छुड़वा दिए हैं, 149 थी जैसे बलवा में सामान्य उद्देश्य है, 150 विधि विरुद्ध जमाव के लिए व्यक्ति किराए पर लाना, ठीक है। 150 थी जैसे किसी को पैसे दे देते हैं और उसको विधि विरुद्ध जमाव के लिए इकट्ठा कर लेते हैं पैसे देकर, तो ये क्या थी आपकी 150 धारा थी। तो वैसे मेनली मैंने करवा दी इसके अंदर। तो अध्याय 8 में आपकी ये रहेगी लोक शांति से संबंधित। अब अगर आपके पास ऑप्शंस में इनके बीच में से कोई एक ऑप्शन है और बाकी कोई डिफरेंट है, तो आपका काम वैसे ही चल जाएगा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लोक शांति से संबंधित कौन से हैं, कौन सी 141 से लेकर 160 तक की धाराएं हैं। नेक्स्ट आपका अध्याय नंबर 9, ठीक है। इसमें क्या आपका लोक सेवकों से संबंधित अपराध हैं।
और ये इसमें धारा रहेंगी 166 से 171 तक। ठीक है जी, धारा कहाँ से कहाँ तक रहेंगी? 166 से 131 तक, 171 तक। और लोक सेवकों से संबंधित अपराध हैं ये। लोक सेवक कौन होते हैं? लोक सेवक ये होते हैं जैसे कोई भी जो सरकारी ड्यूटी होती है, सरकारी ड्यूटी के अंदर आप बाधा डालते हो तो वो लोक सेवक कहलाते हैं, सरकारी ड्यूटी वाले। जैसे बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, सरकारी बस वाले, पुलिस, ठीक है, ये बिजली विभाग वाले, ये सब के सब क्या है? लोक सेवक हैं। तो लोक सेवक द्वारा नुकसान पहुंचाने की नीयत से कानून की अवहेलना। लोक सेवक द्वारा नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कानून की अवहेलना। ये क्या हो गया आपकी कि लोक सेवक किसी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, और कानून की अवहेलना कर रहा है, जो उसका ड्यूटी है उसको छोड़कर कुछ ऐसा काम करता है वो, तो उसको क्या है कि वो किस सजा का अपराध, किस धारा का अपराधी है? 166 का अपराधी है वो। और इसमें प्रावधान है 1 साल प्लस जुर्माना का। ठीक है ना। नियत कैसी होनी चाहिए उसकी? नुकसान पहुंचाने वाली नियत होनी चाहिए, तो तभी क्या होगा, ये धारा उसके ऊपर लागू होगी। उसके बाद 167, ठीक है, 1 से 7। इसमें क्या है कि लोक सेवक द्वारा नुकसान पहुंचाने के लिए गलत दस्तावेज, ठीक है ना, गलत दस्तावेज तैयार करना। लोक सेवक द्वारा नुकसान पहुंचाने के लिए गलत दस्तावेज तैयार करना या फिर उनको बनाना, ठीक है ना। इसमें क्या है, आप क्या है सजा? 3 साल प्लस में जुर्माना। ये लोक सेवकों से संबंधित अपराध पढ़ रहे हैं हम। अध्याय नंबर 9 है, 166 से लेकर 171 तक। और 166 में क्या था कि नुकसान पहुंचाने, कानून की अवहेलना करना, ये कानून के अनुसार वो काम ना करे नुकसान पहुंचाने के उसमें। और उसके बाद 167 लोक सेवक द्वारा नुकसान पहुंचाने की नीयत से गलत दस्तावेज तैयार करना। ये क्या आपका 167 का अपराध। अब 168 है, लोक सेवक द्वारा नाजायज तौर पर व्यापार करना। ठीक है, 168 में क्या है? लोक सेवक द्वारा नाजायज तौर पर व्यापार करना, 1 साल की सजा और जुर्माना इसके अंदर। लोक सेवक द्वारा 169 में देखो, लोक सेवक द्वारा नाजायज तौर पर माल खरीदना, ठीक है। इसमें 2 साल की सजा है। और इसमें मतलब कि ना तो वो माल, कोई भी माल खरीद सकता है नाजायज तौर पर, और ना ही उसका वो क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। अब आ गया 170, ये इंपॉर्टेंट है। लोक सेवक का प्रतिरूपण, यानी कि लोक सेवक का क्या रूप धारण कर लेना। प्रतिरूपण का मतलब ये होता है रूप धारण कर लेना। इसमें क्या है कि लोक सेवक का कपटपूर्ण रूप धारण करना, ठीक है। इसमें 3 मास की सजा है और इसमें 200 रुपये जुर्माना, ठीक है। इसमें 2 साल की सजा थी और जुर्माना थी। इसमें 2 साल की सजा थी, इसमें 1 साल की सजा थी, इसमें 3 साल की सजा थी। तो
दोबारा देख लो, लोक सेवक से संबंधित अपराध 166 लोक सेवक द्वारा नुकसान पहुंचाने की नीयत से कानून की अवहेलना करनी। 166 धारा के अंदर दंडनीय अपराध है। 167 धारा है लोक सेवक द्वारा नुकसान पहुंचाने के लिए गलत दस्तावेज तैयार करना। गलत दस्तावेज तैयार करता है तो वो क्या होती है? 167 धारा नुकसान पहुंचाने की नीयत होनी चाहिए। और 168 क्या? लोक सेवक द्वारा नाजायज तौर पर व्यापार करेगा तो माल भी खरीदेगा। तो 169 में क्या है? नाजायज तौर पर माल खरीदना। और 170 में क्या है कि लोक सेवक का प्रतिरूपण। और 171 में क्या है कि कपटपूर्ण लोक सेवक का रूप धारण करना। ये दोनों लगभग सेम है। उसके बाद अध्याय में इसमें एक अमेंडमेंट है भी, ठीक है, अध्याय बोलते हैं इसको, अध्याय 9 का है। इसमें क्या आपके निर्वाचन संबंधी अपराध हैं, निर्वाचन संबंधी अपराध हैं। और इसमें जो हमने पहले 141 से 61 से 171 तक धारा पढ़ी थी, इसमें 71 धारा ले रखी है और उसके झ तक बढ़ा रखे हैं ऐसे। तो निर्वाचन संबंधी अपराध इसमें क्या है कि अभ्यर्थी या फिर उम्मीदवार, अभ्यर्थी बोल सकते हो उसको, उम्मीदवार बोल सकते हो, उम्मीदवार किसको कहते हैं। ख में क्या है? रिश्वत देना, यानी कि रिश्वत बोल सकते हो आप, वोट के बदले धन, वोट के बदले, वोट की एवज में धन देना। चुनाव में असम्यक असर डालना, चुनाव में असर डालना। या चुनाव में असर कैसे डालते हैं? वोट का दबाव बनाना, ये भी एक ही बात है, वोट का दबाव बनाना। ये है जाली वोट, जाली वोट डालना, किसी को हम जाली वोट डाल देते हैं। अब इसमें डै में है दंड, ठीक है, रिश्वत के लिए, रिश्वत के लिए दंड। और इसमें रिश्वत का क्या? चुनाव, वोट डालने का दबाव बनाने के लिए दंड और जाली वोट के लिए दंड। इन दोनों का दंड है गै और घ का च में, गै व घ का दंड, ठीक है। दंड बताने की जरूरत नहीं, वैसे ये इतना डीप आएगा नहीं, 1 साल प्लस जुर्माना होगा, 1 साल। और इसमें क्या हो गया? 1 साल की सजा, इसमें जुर्माना भी है और इसमें सिर्फ सजा है। 6 में क्या है? चुनाव संबंधी अफवाह, चुनाव, निर्वाचन की बात करें, चुनाव संबंधी क्या होगी इसमें? अफवाह। और जय, जैसे चुनाव होता है उसमें सब पार्टियों के लिए खर्चा होता है, हर एक उम्मीदवार होता है कि कोई कितना खर्चा कर सकता है, वो सब निर्वाचन आयोग है जो उसके द्वारा बता दिया जाता है हर एक उम्मीदवार को। तो चुनाव बारे अधिक खर्च करना, अधिक खर्च करना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का जुर्माना है। और उसके बाद आपका लास्ट है चुनाव खर्च का लेखा रखना। जय में क्या है कि चुनाव खर्च का लेखा रखना होता है। अगर किसी के पास लेखा जोखा नहीं होता उसको चुनाव खर्च का, तो भी क्या है? 500 रुपये का ही जुर्माना है इसके अंदर। तो ये आपके निर्वाचन संबंधी अपराध, इसके अंदर अमेंडमेंट थी, ये अलग से है थोड़ा सा, इसको भी आप कर लेना, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि निर्वाचन संबंधी अगर आपके आ जाए तो क्या है, ये इसके अंदर ऑप्शन दिए मिलेंगे, अदरवाइज सीधी धारा दी मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 171 धारा थी जो इसके कई पार्ट्स और हैं, जो एक नया अध्याय बना दिया इसके अंदर 9 के नाम से, निर्वाचन संबंधी अपराध है इसके अंदर। अब देखो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। वैसे तो एक बार दोबारा से थोड़ा सा इसका निचोड़ देख लो। हमने अध्याय कर लिए 9,
ठीक है। यहाँ पे अध्याय थे, यहाँ पे आ गया आपकी अध्याय का नाम, और यहाँ पे आ गया आपकी धाराएं। ये देख लो एक बार लास्ट बिल्कुल। अध्याय नंबर 1 नाम क्या है इसका, प्रस्तावना, और धाराएं कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 तक। उसके बाद है अध्याय नंबर 2, इधर ले देता हूँ थोड़ा सा अध्याय को। अध्याय नंबर 2 इसका नाम क्या है, परिभाषाएं, और 6 से लेकर 52 कै तक। इसके अंदर क्या है, परिभाषाएं हैं सिर्फ। नंबर 3 इसमें क्या है आपका दंड, और धाराएं कहाँ से कहाँ तक है, 53 से लेकर 75 तक, नेक्स्ट से नेक्स्ट तक। अब अध्याय नंबर 4 इसका नाम क्या था, अपवाद, और इसमें धारा कहाँ से कहाँ तक है, 176 से लेकर 106 तक। उसके बाद है नंबर 5 इसका नाम क्या था, दुष्प्रेरण, धाराएं कहाँ से कहाँ तक है, 107 से लेकर 120 तक। उसके बाद है नंबर 6 इसमें क्या था आपका, आपराधिक, सॉरी ये इसमें 5 क्या था, ये आपराधिक षड्यंत्र, मैंने वो करवाया नहीं आपको, उसमें सिर्फ वैसे वो एक ही वो थी, ठीक है ना। 6 नंबर क्या था, राज्य विरुद्ध अपराध, वो पढ़ा था हमने, राज्य विरुद्ध अपराध। नंबर 6 इसमें कहाँ से कहाँ तक थी, 121 से लेकर 130 तक। और नंबर 7 में क्या था आपका, सेनाओं से संबंधित अपराध थे, सेनाओं से संबंधित अपराध 131 से लेकर 140 तक थे। 8 में क्या था, लोक शांति, इसमें कहाँ तक थे, 141 से लेकर 160 तक। और लास्ट वाला लोक सेवकों से संबंधित अपराध, यानी कि लोक सेवक अगर कोई अपराध करता तो उस लोक सेवकों से संबंधित अपराध। ये चैप्टर नंबर 9 था आपका, इसमें कहाँ से कहाँ तक थी, 166 से लेकर 171 तक की। और 9 कै और करवाया मैंने आपको, ठीक है। ये थी आपकी निर्वाचन संबंधी अपराध, निर्वाचन संबंधित अपराध, ठीक है ना। इसमें धारा 171 की कै से लेकर झ तक की आपको मैंने धाराएं करवाई हैं। देखो इसके अंदर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको ये याद रखना है, ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से, अपने खुद से लिख कर, क्योंकि लिखाई थोड़ी साफ नहीं है। अगर कोई परिभाषा से रिलेटेड आ जाता है कि फलाने की परिभाषा कहाँ पे दी गई है, ठीक है ना, दुष्प्रेरण की छोड़ दो, 107 में थी, जैसे बलवा की छोड़ देना उसके अंदर, तो इसमें क्या आ जाएगी आपकी परिभाषाएं 6 से लेकर 52 तक की। मेन से याद कर लेना, जैसे भारत की परिभाषा थी, लोक सेवक की परिभाषा थी, स्त्री पुरुष किसको कहते हैं, व्यक्ति किसको कहते हैं, ये अपने कर लेना। अगर कोई दंड से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है तो 53 से लेकर 75 तक का आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अपवाद की एक्सेप्शंस होती हैं जो, ठीक है ना, कि कौन सा कार्य अपराध है, कौन सा कार्य अपराध नहीं है, उनसे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है तो 76 से लेकर 106 तक के बीच के कोई भी धारा होगी उसका आप क्या लगा दोगे, आंसर लगा दोगे। अदरवाइज ऐसा होप तो ऐसी है कि लगातार धाराएं ना मिलेंगी, कोई बीच बीच में से मिलेंगी, तो इसके अंदर से लेकर इसके अंदर तक के हम धारा को क्या कर देंगे, आंसर क्लिक कर देंगे। अगर दुष्प्रेरण से संबंधित आपका क्या जाता है, कोई भी क्वेश्चन है तो इसमें से टिक करना, राज्य के विरुद्ध अपराध में इसमें से टिक करना, सेनाओं से संबंधित अपराध होंगे तो 131 से लेकर 140 तक होंगे, इसमें 2 करवाए थे, 136 और 140। लोक शांति से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे विधि विरुद्ध जमाव आ गया, बलवा आ गया, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसको याद रखने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, 144 धारा आपको सबको पता है, 141 से लेकर 160 के बीच में आती है वो, तो सब क्या है, लोक शांति से संबंधित क्या आपकी धाराएं हैं। और लोक सेवकों से संबंधित अपराध होंगे 166 से लेकर 171 के बीच में अपने आंसर लगाना है कि लोक सेवक अगर कोई अपराध कर देगा
तो मेरे को आंसर क्या लगाना है, 166 से लेकर 171 के बीच में कोई भी धारा होगी उसको आपने टिक करना। निर्वाचन संबंधित अपराध हुए, आपने बताए हैं कि इसमें 2-4 प्रकार के अपराध हैं, निर्वाचन संबंधी अपराध हो गए और ये हो गए जाली वोट डालना, रिश्वत देना। तो आप इसको अच्छे से कर लो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी डाल दूंगा और ये आपकी मैं आशा कर रहा हूँ कि 1 या 2 दिन के अंदर IPC और CRPC लगभग मैं आपकी पूरी करवा दूँ, ताकि आपको आपके होने वाले एग्ज़ाम के अंदर इसका थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिले, 2-4 नंबर का आपका इजाफा हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद आपका।